तो भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तमिलनाडु के कलप्पम वहां पर जो इससे तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसका मतलब ये है कि ये जो परमाणु रिएक्टर है वो परमाणु चेन रिएक्शन उस वहां तक वो सुरक्षित रूप से आत्मनिर्भर हो गया और बिजली बनाने या उत्पादन करने की दिशा में अग्रसर है। तो ये कलप्पम में भारतीय जो नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है, भाविनी कहेंगे हम, तो उसी का ये 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो अब कमर्शियल उत्पादन के लिए तैयार है लगभग। अब इसको समझने के लिए कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि स्टेज 2 है, स्टेज 2 को समझने के लिए आपको भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको समझना होगा, जिसको होमी जहांगीर भाभा उन्होंने तैयार किया था। और उद्देश्य यही था कि भारत के पास जो लगभग दुनिया का 25% थोरियम है, उसके जरिए परमाणु ऊर्जा में भारत आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये स्टेज है अलग अलग और ये उनकी परिकल्पना रही है। आज देखिए दशकों पहले स्टेज 1 में क्या है, वो क्या है कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, वो पहला वाला जो है। ओके, और इसमें प्राकृतिक जो यूरेनियम है इनरिच किया हुआ उसको डाला जाता है और उससे क्या होता है, उससे बिजली बनती है और इसके अलावा प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है, उत्पादन होता है। एक तो बिजली बन गई, यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम हमने डाला और उससे क्या बन गया, उससे एनर्जी बनी और साथ में हमें प्लूटोनियम मिल गया। अब इस प्लूटोनियम का क्या किया जाए, ठीक है, बिजली तो हमने ले ली, जो उससे निकला प्लूटोनियम उसको फिर स्टोर किया जाता है। और वही स्टेज 2 है यहाँ पर, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये सोडियम के जरिए, मतलब इसमें सोडियम का भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या है ना, उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके यूरेनियम और प्लूटोनियम को मिलाकर और ये अधिक ऊर्जा और अधिक प्लूटोनियम का निर्माण किया जाता है और इससे और अधिक बिजली बनाई जाती है। तो हम अब स्टेज 2 में पहुंच चुके हैं और क्रिटिकलिटी हासिल कर ली गई है भारत के द्वारा और इससे बिजली बनाने का काम अब इससे शुरू हो रहा है। तीसरा स्टेज है जो कि होमी जहांगीर भाभा उन्होंने ये परिकल्पना की हुई थी कि इससे जो भी प्लूटोनियम निकलेगा उसको क्या करेंगे हम, हमारे पास भारत में थोरियम बहुत ज़्यादा है, दुनिया का 25% थोरियम है और उस थोरियम का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस लेवल पर नहीं है। और यही है स्टेज 3 जो टेक्नोलॉजी है, जो थोरियम आधारित ईंधन होगा। अब होगा क्या, जब हम इसमें बिजली उत्पादन करने लगेंगे और इस रिएक्टर को स्टेज 2 को हमने चला लिया, मतलब भारत में अब तक जितने भी ज़्यादातर जो परमाणु ऊर्जा प्लांट हैं वो सब स्टेज 1 के हैं। अब स्टेज कलप्पम में स्टेज 2 ये स्थापित कर दिया गया है और इससे बिजली निर्माण होगा और इससे जो निकलेगा अधिक से अधिक प्लूटोनियम, ठीक है, इस प्लूटोनियम और यूरेनियम से स्टेज 2 आए और इससे और ज़्यादा प्लूटोनियम निकला। उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, उसको क्या किया, थोरियम जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है उस थोरियम को मिक्स करेंगे और उससे चेन रिएक्शन करवाएंगे और इस दौरान क्या होगा, इस दौरान यूरेनियम का भी निर्माण होने लगेगा। ठीक है, जब थोरियम और प्लूटोनियम को हम वहाँ पर चेन रिएक्शन कराते हैं ना, उसकी वजह से यूरेनियम 233 में बदल जाता है और यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए कि क्या हमें स्टेज 3 में, यानी जो थोरियम है भारत के पास, ओके, जो थोरियम है उसको हम बिना प्लूटोनियम के इस्तेमाल नहीं कर सकते और प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से मिलता नहीं है, बल्कि परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, और वो बनता है यहाँ से प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम और ज़्यादा बनेगा और उससे हम थोरियम से रिएक्शन करेंगे, उससे यूरेनियम बन जाएगा और फिर ये हम इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब ये है कि भारत का जो प्राकृतिक यूरेनियम सीमित है और हमें, आपको पता है कि हमने अभी पिछले महीने ही कनाडा से हम लोग ने एग्रीमेंट किया है, भारत ने 10 साल तक यूरेनियम खरीदने का। भारत का जो यूरेनियम है सीमित है, हम करीब 50% ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मतलब अपनी ज़रूरतों का
बहुत ज़्यादा इनरीच करना पड़ता है, क्योंकि भारत का जो यूरेनियम है उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, तो हमें जैसे कनाडा में से परचेज करना पड़ता है। तो अब सीमित है, इसीलिए हम स्टेज 1 फिर स्टेज 2 इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें प्लूटोनियम का पर्याप्त भंडार मिल जाए। और एक बार जब हमारे पास पर्याप्त प्लूटोनियम हो जाता है, तो हम क्या हो जाता है, हम स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं। ठीक है। और ये जो स्टेज 2 है इस वक्त, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसकी खासियत क्या है, मतलब हम जितना ज़्यादा ईंधन खर्च करेंगे उससे ज़्यादा वो ईंधन पैदा करता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यही खास बात है। खास तरह का परमाणु रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम प्लूटोनियम उसका मिश्रण, उसको ईंधन को इस्तेमाल किया जाता है। और यही खासियत है कि जितना ज़्यादा हम उसमें प्लूटोनियम खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्लूटोनियम और मिल जाएगा। तो स्टेज 1 से जो प्राप्त स्पेंट फ्यूल है उसका उपयोग करके हम यूरेनियम की दक्षता को और बढ़ा लेते हैं। ये खास बात ये है। ओके, तो मतलब मान लीजिए ये 1% यूरेनियम है, तो यहाँ पर हम जब लाएंगे तो वो उसकी जो दक्षता है ना, इनरिचमेंट हो 10% बढ़ जाएगी 1% से 10%। और फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो भविष्य में जो थोरियम आधारित जो ऊर्जा उत्पादन जो हमारे लोगों का प्लान है, उसके लिए भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम अगर यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि भारत जो है ना वो बिजली के ऊर्जा में उत्पादन में जबरदस्त रूप से क्रांतिकारी कदम उठा लेगा। ठीक है। अगर स्टेज 3 सफल हो जाता है तो क्या होगा, देखिए भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार है। और थोरियम कहाँ पर है, हमारे कई सारे राज्यों में जो समुद्र किनारा है वहाँ जो रेत है उसमें थोरियम है के भंडार है। तो इसलिए स्टेज 2 के बाद फिर हम स्टेज 3 जाएंगे। और उससे क्या होगा, फिर हमें दूसरे देशों से यूरेनियम आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अगले 400-500 साल तक ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। ये है एक महत्वपूर्ण बात। ठीक है। तो अभी जो स्टेज 2 है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये सब समझाने के लिए मैंने बताया। आप हम सोचेंगे कि इतना डिटेल क्यों, क्योंकि अंदर से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। ये जो रिएक्शन, ये जो बताया मैंने कैसे कैसे क्या होता है, यहाँ से सवाल भी आ जाते हैं। जैसे कि जो प्रश्न खूब सारे टकराए CDS UPSC CDS एग्जामिनेशन में, मैंने आपको बताया था पूरा वीडियो के साथ ही। तो क्या था, अंदर से सवाल कई सारे पूछे गए, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात, और दुनिया के लिए ये अलग बात है बिल्कुल। इस रिएक्टर का जो डिज़ाइन है वो किसने किया है, तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च उसने किया है। और ये जो ना इसकी यानी ये स्टेज 2 वाला जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसकी जो योजना है ना 2003 में ही बनी थी। और यहाँ तक पहुँचने में 2 दशक से भी ज़्यादा का वक्त लग गया है। और इसी के साथ लेकिन खुशी की बात है कि भारत अब स्टेज 2 परमाणु कार्यक्रम वहाँ तक पहुँच चुका है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ही 6 अप्रैल को इस संबंध में X पर पोस्ट डाला और इसके बारे में बताया। ठीक है। इस प्रोजेक्ट का जो 80% से ज़्यादा जो तकनीक है, उपकरण है, वो भारत का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक केवल रूस और चीन के पास ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। अगर भारत इसे पूरी तरह से तैयार कर लेता है तो ऐसा करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। लेकिन कमर्शियली लेवल पर बिजली बनाने में रूस सबसे आगे है, और उसके बाद हो सकता है कि भारत हो जाए तीसरे स्थान पर, जो है ना चाइना पहुंच जाए। ओके। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो सवाल था वो क्रिटिकलिटी की स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए परमाणु रिएक्टर के संदर्भ में क्रिटिकलिटी वो अवस्था है जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वो होने लगे। ठीक है। वो आत्मनिर्भर हो जाए, मतलब सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। मतलब ये हुआ कि जो फ्यूजन से यानी विखंडन से निकलने वाले जो न्यूट्रॉन है और अन्य जो नाभिकों के विखंडन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, उसके लिए वो पर्याप्त है। ओके। और इससे ऊर्जा का निरंतर उत्पादन हो सकता है। न्यूट्रॉन वो ब्लास्ट हुआ, फिर वो आगे बढ़ा और ऊर्जा ये बनती चली गई, नए नए न्यूट्रॉन बनते चले गए और ये पूरा चेन रिएक्शन हो गया। तो इससे क्या है, बिजली उत्पादन अब संभव हो सकता है। ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, ये खास बात ये भी है, इसमें कुछ चीज़ें और बता दूं आपको
ये जो है ना, इसकी चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे पास जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो, अब उसमें चुनौती क्या है, सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, इसको ठंडा करने के लिए। साधारण जल या कहें जो हेवी वाटर है उसका इस्तेमाल ना करके हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है स्टेज 1 में। तो स्टेज 2 में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है ठंडा रख करने के लिए। इससे फायदा है, सोडियम जो है ना तेजी से गर्मी सोखता है, लेकिन न्यूट्रॉन को धीमा नहीं करता है, जो फास्ट रिएक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि न्यूट्रॉन जो है ना उसका चेन रिएक्शन जो है ना वो जारी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन जोखिम भी है कि सोडियम जो है ना वो हवा के संपर्क में आने पर जलता है और पानी के साथ बिल्कुल मतलब हिंसक प्रतिक्रिया करता है बहुत ज़्यादा। और जापान और फ्रांस में इसके रिसाव के कारण परियोजनाएं जो है ना बंद करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर खतरे भी बहुत हैं, लेकिन उन खतरों को देखते हुए और उससे बचते हुए भारत कदम आगे बढ़ा रहा है। इस मामले में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमने 2070 तक जो है ना ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य रखा हुआ है, नेट ज़ीरो, मतलब कि हम 2070 तक उतना ही प्रदूषण फैलाएंगे जितना हमारे जो वातावरण है उसमें सोखने की क्षमता हो। ठीक है, और लगातार बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम अब आप सोचिए, आज से 10-20 साल पहले आप कितना बिजली इस्तेमाल करते थे और आज कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर चीज़ आप ये क्लास देख रहे हैं यहाँ भी बिजली की वजह से ही संभव हो पा रहा है, बिजली की वजह से ही इंटरनेट वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ है और अब बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो भारत का जो थोरियम भंडार है तो उसको यूज़ करेंगे, तो पहले हम स्टेज 2 पहुँचेंगे, फिर हम स्टेज 3 पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं, जोखिम भी हैं। जब भी हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो ये सिर्फ तकनीकी प्रगति की बात नहीं होती, बल्कि इससे क्या अस्तित्व हमारा वो भी रिस्क से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यूरोप के कई देश, विशेषकर अगर देखेंगे आप जर्मनी और इटली, ये तो 2 देश जो है ना वो परमाणु ऊर्जा से उन्होंने बिल्कुल किनारा कर लिया है और इस पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि फ्रांस जो है ना वो ऐसा देश है जो अपनी जो बिजली की ज़रूरत है उसका 70% परमाणु से चलाता है। ठीक है, उसका तर्क यही है कि नेट ज़ीरो एमिशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और यही एक बेहतर उपाय है। ओके, तो यूरोप में तो उतनी धूप भी थोड़ी कम है, भारत में जैसे देशों में जहाँ धूप ज़्यादा, तो हम सोलर की ओर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, रिएक्टर्स हैं, दुर्घटनाओं का भी खतरा है। इतिहास की 3 बड़ी घटनाएं हैं जो परमाणु ऊर्जा के प्रति जो दुनिया का नज़रिया है ना उसने बदल दिया। जैसे चिरनोबिल था 1986 में, जो अभी यूक्रेन में है, तो वहाँ पर मानवीय भूल हुई, डिज़ाइन में कमी थी और इसके कारण एक विस्फोट हुआ था और यूरोप में रेडिएशन के बादल छा गए थे। फिर 2011 में आपने देखा फुकुशिमा दाइची सुनामी आई थी उस समय, और उसकी वजह से रिएक्टर का जो कूलिंग है वो फेल हुआ और मेल्ट डाउन हो गया था उसका, बहुत सारा गर्मी की वजह से वहाँ। और इसके बाद जर्मनी ने इसी के बाद जापान वाली घटना के बाद अपने सभी परमाणु रिएक्टर को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला लिया था। और इन सब से पहले अगर बहुत भी पहले देखेंगे, अमेरिका में एक दुर्घटना हुई थी, 3 माइल आइलैंड, 1979 की बात है। इस दुर्घटना ने परमाणु सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठाए थे और सौभाग्य की बात थी कि चिरनोबिल की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट नहीं हुआ था और कोई मारा नहीं गया था, लेकिन रेडियो एक्टिव जो गैस है ना वो फैल गई थी, ऐसे खबरें थी। और ये जब खबरें आई तो लाखों लोगों में भगदड़ से मच गई थी, लोगों को इलाका छोड़कर जाने की सलाह दी गई थी। अमेरिका की बात है ये। ठीक है, और एक और बात है ना कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, इससे जो जो कचरा निकलता है और वो मतलब सिरदर्द है एक तरह से। 1 लाख साल का वक्त लग जाता है उस रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है, जो कचरा है, उसको खत्म होने में। ठीक है, समाधान का अभाव है। दुनिया में अभी तक केवल एक ही डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटर यानी जमीन के नीचे गहरा सुरक्षित भंडार बनाया जा रहा है, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। फिनलैंड में है एक प्रोजेक्ट है, वो उस पर काम चल रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपने जाना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं
जैसे कि ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है स्टेज 2 का, वो कहाँ पर है, तो कलप्पम में स्थित है। ठीक है, कलप्पम में है। दूसरा प्रश्न यहाँ इस तरह से बन सकता है कि जो क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है उसका सही अर्थ क्या है। अर्थ यही है कि परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया, यानी जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है ना, वो सुरक्षित रूप से वो सेल्फ सस्टेनिंग स्थिति में आ गया है, मतलब खुद ही वो चेन रिएक्शन वहां पर अब शुरू हो चुके हैं। अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो ये शार्प लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और इस पे मेंबरशिप बैच है। एक बेसिक है जो एसएससी टीचर रेलवे इन सब के लेवल का है, दूसरा आईपीसीएस लेवल का है, और इसमें पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स मिलते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है। टेस्ट दे सकते हैं या पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ भी कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, और इसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं पीडीएफ में, ताकि जैसे अभी जो आपने जाना ना विजुअल के जरिए, अगर इस चीज़ से समझना चाहते हैं तो पीडीएफ में क्लिक करेंगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, और अभी ऑफर भी चल रहा है, शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं।